हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने अपना पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब देखो यार, वो चैप्टर है थोड़ा बोरिंग, पर उसके लिए वो चैप्टर जरूरी भी है आपको फंक्शंस और ये सारी चीजों को समझने के लिए, है ना। क्योंकि आगे चल के हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है, तो वो भी उसी से चैप्टर से थोड़ा जुड़ा हुआ पार्ट है उसका। तो अब थोड़ा सा उस बोरियत को हटाते हुए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ आते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है हमारी मैथमेटिक्स में, है ना। बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, और वो टूल क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है। अब मैट्रिक्स मैं नाम लेता हूं तो तुम्हारे दिमाग में आती होगी वो मूवी मैट्रिक्स, है ना। बट एक्सपेक्टेशंस अलग है और रियलिटी कुछ अलग है ना। इस पे तो वो वाली मेम भी बन जाएगी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो देखो क्या है कि मैट्रिक्स के बारे में आज हमें बात करनी है, उसका एक इंट्रो लेना है, जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, क्यों इतनी पावरफुल है और कहां-कहां इसका थोड़ा यूज आता है, और एक छोटा सा इंट्रो देखेंगे हमारी अकॉर्डिंगली। मेरे अकॉर्डिंग पहली एक्सरसाइज इसमें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो उसका पूरा आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स क्या होती है। देखो क्या हुआ कि हमारे पास ना कुछ क्या थी, इक्वेशंस थी। जैसे आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा होगा, पढ़े थे ना। कौन सी इक्वेशंस थी? जैसे कि x + y = 5 एंड 3x + 2y = 9, लाइक दिस। कुछ इक्वेशंस थी आपके पास, है ना। और इन दोनों को आप सॉल्व करते थे, x और y की वैल्यूज निकालते थे। उसके लिए आपके पास 3 मेथड थे। कौन कौन से? एक सबसे पहला तो था आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, एलिमिनेशन था और सब्स्टिट्यूशन था। ये 3 आपके पास मेथड्स थे। इन 3 मेथड्स के थ्रू निकालते थे। अब क्या है कि यार देखो, हमेशा ना इक्वेशंस इतनी इजी नहीं होती हैं, है ना। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे आगे, जब आप फिजिक्स के आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशंस हैं 3-3, 4-4 वेरिएबल्स में पहुंचती हैं, है ना। और उनको सॉल्व करने के लिए हमें बड़ा टाइम चला जाता है। तो उनको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल डेवलप किया गया। उनको इजी करने के लिए, एक बड़ी बड़ी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, एक बहुत ही पावरफुल सा टूल डेवलप किया गया, और वो टूल का नाम था मैट्रिक्स। क्या नाम था उसका? मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में कंफ्यूज मत हो ना। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस है ना। मैट्रिक्स को प्लूरल कर दोगे, अगर मैं मैट्रिक्स के प्लूरल की बात करूं तो वो मैट्रिसेस होगा। वो इंग्लिश की बात है, उसको इतना ध्यान से मत सोचो। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम ही है ना, ऐसे समझ लो। अगर उसका प्लूरल करा जाए तो मैट्रिसेस हो जाता है। तो अब देखो क्या है कि इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए, मतलब मैट्रिक्स को डेवलप करा गया ताकि हमारी जो इक्वेशंस हैं जिनमें बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे कोफिशिएंट्स हैं उनके, और उनको हमें सॉल्व करना है, तो वो बड़ा ही डिफिकल्ट पड़ रहा था बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड मेथड्स जो हमारे पास हैं, लाइक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उनके थ्रू हो भी नहीं पा रहे थे ढंग से। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स को इन्वेंट किया। अब जब मैट्रिक्स को इन्वेंट किया गया तो पता चला कि यार ये तो बहुत काम की चीज है, ये तो कई जगह अप्लाई हो सकती है। तो आप यकीन मानो कि आई थिंक लगभग हर फील्ड में मैट्रिक्स का यूज होता है। अब देखो जेनेटिक्स को देख लो, जेनेटिक्स में जब जेनेटिक कोडिंग की जाती है तो वहां पर मैट्रिक्स का यूज है। ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जहां भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें मैनेजमेंट जहां होता है वहां मैट्रिक्स का यूज है। और आप देखोगे मॉडर्न साइकोलॉजी जो है उसमें है, सोशियोलॉजी में है, हमारी मैथ्स में तो है ही है, फिजिक्स में है, हर जगह है। ठीक है। तो मैथ्स का एक बहुत ही पावरफुल टूल है क्या? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स होती क्या है? चलो ठीक है, टूल है, यूज हो रहा है, बहुत सही बात है, अच्छी बात है कि आपके पास इतना पावरफुल एक टूल है। ठीक है। अब ये जो थैनोस की कुल्हाड़ी है, वो थैनोस का जो ये मुष्टिक बंद है मैट्रिक्स नाम का, तो ये जो है ये कैसे काम कर रहा है, क्या है क्या ये? तो इसके बारे में जरा देखो। क्या है कि मैट्रिक्स जो होता है ना, क्या होती है, एक एरे होती है। क्या होती है? सबसे पहले मैट्रिक्स को ऐसे समझो, पूरी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कभी पूछी भी नहीं जाने वाली। मैं डेफिनेशन को बहुत छोटे पार्ट में करके बता दूंगा कि वो है क्या। एक एरे है, ठीक है। एरे क्या है? एरे ऑफ किसका एरे है? एरे ऑफ फंक्शंस और नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है। नंबर्स और फंक्शंस, इनका एक एरे है। ठीक है। नंबर और फंक्शंस का क्या है? एक सिंपल एरे। अब एरे क्या होता है यार? एक्सेल शीट सबने देखी होगी, ठीक है। वो भी मैट्रिक्स है। एक्सेल शीट जो है ना, हमारी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस में भी देखो इसका यूज होता है मैट्रिक्स का।
कंप्यूटर में भी है, हर जगह यूज है इसका। तो मैट्रिक्स क्या है हमारी, मतलब एरे है। एरे का मतलब ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर की जो आपने एक्सेल शीट देखी है वो भी एक एरे होती है। उसमें क्या होता है, एरे में क्या होता है, आपके पास कुछ रोज और कॉलम्स होते हैं। ये रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं ये रोज होती हैं, और जो वर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो लाइक दिस आपके पास एक एरे होता है ना। उस एरे में यहाँ पर कुछ नंबर्स और यहाँ पर कुछ नंबर्स और यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं एक्सेल में, और आप उनमें क्या करते हो, डेटा को फिलअप करते हो। तो लाइक दिस इसी तरीके का काम यहाँ पर भी है, ठीक है। अब क्या डेटा हो सकता है, जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास कोई आपके 3 दोस्त है, ठीक है। आपके क्या है, 3 दोस्त है। मान लो एक है राम, है ना। अच्छा, दोस्तों का नाम लेना हो, किसी का भी नाम लेना हो ना, तो नाम में सबसे पहले याद आते हैं हमें श्री राम, है ना, राम, और फिर आते हैं श्याम, यही नाम याद आते हैं। और तीसरा क्या है, आए राजू, ठीक है। 3 ये हमारे क्या है, आपके दोस्त है, ठीक है। नहीं भी है तो इमेजिन कर लो कि हैं भाई, राम श्याम राजू 3 दोस्त हैं। अब तीनों दोस्तों के पास कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं, है ना। क्या आइटम्स हैं, जैसे कि मान लो इसके पास कुछ टॉफीज हैं, नंबर्स में आपके पास कुछ अलग अलग टॉफीज हैं तीनों के पास, ठीक है। टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, चिप्स हैं, ठीक है, पैकेट्स हैं इन सब चीजों के। तो अब आपको क्या बताना है कि किसके पास कितने चिप्स हैं, आपको इसका एक हिसाब रखना है ना। किसके पास कितनी टॉफीज हैं, किसके पास कितने चिप्स हैं। तो इन बातों का हिसाब रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाने। भाई नॉर्मल सी बात है, देखो आप जब भी इस काम को करते हो, आप जब भी एक डेटा को कलेक्ट करते हो रिलेटेड टू सम पीपल्स, है ना, कुछ पीपल्स को लेकर, या कैसे भी किसी भी तरीके से, जेनेटिक्स में जाओगे तो कोडिंग है, वहां पीपल नहीं होंगे। तो किसी भी तरीके से आप क्या करते हो, जब किसी डेटा को कलेक्ट करते हो, है ना, क्या करते हो, किसी डेटा को जब कलेक्ट करते हो तो आप उसको एक ऑर्डर्ड वे में लिखना चाहते हो। और वो ऑर्डर्ड वे आपके दिमाग में नेचुरली ये बना हुआ है कि मैं एक टेबल बना लूं, है ना, यही तो बना हुआ है कि मैं क्या करूं, एक टेबल बना लूं। और वो जो टेबल जो आप बनाते हो ना रिलेटेड टू पीपल्स और उनके आइटम्स, वही मैट्रिक्स हो जाती है। अब यहां पर देखो ये क्या हो गए, ये लोग हो गए, ये इनके क्या हो गए, आइटम्स हो गए। अब इनको भर दो। मान लो इसके पास 10 टॉफी हैं, इसके पास 5 हैं, राजू बेचारा नल्ला बैठा, इसके पास एक भी टॉफी नहीं है ना। अब चॉकलेट्स की बात आ जाए तो राम के पास भाई मान लो ये तो भगवान है, तो इनके पास मान लो 15 चॉकलेट्स है ना, और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। श्याम के पास क्या है, 20 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। राम से ऊपर भी श्याम आते हैं। राजू बढ़िया आदमी है, उसके पास चलो मान लो, और वो खुश होकर बैठा, उसके पास 25 चॉकलेट है, ठीक है। चिप्स की बात करें तो राम जी चिप्स नहीं खा रहे भाई, 0 है उनके पास। इसके पास श्याम के पास कितने हैं भाई, 5 है मान लो, इसके पास कुछ 13-14 कुछ भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो एक एरे तैयार किया है ना, ये जो एक एरे तैयार किया, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एरे और मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें जो रोज हैं वो पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि पर्सन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे राम के पास ये सारी चीजें हैं, श्याम के पास ये सारी चीजें हैं, राजू के पास ये सारी चीजें हैं। और वो चीजें कौन कौन सी हैं, वो टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं और चिप्स हैं। तो कॉलम्स में आपके आइटम्स को रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि कौन कौन से कितने कितने हैं, और रोज में आपके लगभग नामों को, जो आपके पीपल्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करा जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स बन के तैयार हुई। अब मैट्रिक्स बना देने के लिए देखो ये आपने अरेंजमेंट कर दिया, टेबल बना दी, इसको मैं मैट्रिक्स बोल दूंगा कैसे, जैसे ही आप इन पे क्या लगा दोगे, ये बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैट्रिक्स की पहचान समझ लो, है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन समझ लो। हर चीज का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, नहीं तो हम पता कैसे करेंगे कि क्या मैट्रिक्स क्या नहीं मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है ना। कौन किस में करा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में करा जाता है रिप्रेजेंट, ठीक है। इतना समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या होती है, एक एरे होती है। अब इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। दूसरी चीज देखा जाए तो इसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, देखो भाई मैंने बोला ना किस किस का एरे है, एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, दो चीजों का एरे है, नंबर्स का भी और फंक्शन का भी। एरे ऑफ, यहां पर आई थिंक शायद ढंग से दिख ना रहा हो, एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। किसका एरे है, नंबर्स का है और फंक्शंस का है। आई होप शायद यहां पर दिखता ना हो आपको, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है। तो एरे ऑफ नंबर है या फंक्शन का है। अब देखो क्या है कि मैंने बोला कि भाई नंबर्स का हो सकता है, तो नंबर्स का देख लिया हमने, फंक्शंस का देख लो।
फंक्शंस के लिए जैसे आपका एक मैट्रिक्स है जो fx की फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, कैसे होगी? मान लो यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ पर x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर ऐसे समथिंग कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर cos x लिखा हुआ है, यहाँ पर sin x प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर tan x स्क्वायर लिखा हुआ है, और क्या हो सकता है यहाँ पर हमारा मान लो 5x लिखा हुआ है, यहाँ पर 7x स्क्वायर x स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर log x लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या है, ये जो एक मैट्रिक्स बनी है ये किसकी मैट्रिक्स है? फंक्शंस है। इसमें सारे देखो क्या है, फंक्शंस लिखे हुए हैं, है ना। पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर डालोगे तो पर्टिकुलर आउटपुट आपको देंगे नंबर्स का। तो अब क्या कि मैट्रिक्स क्या हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन है, एक ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन है, एक ऑर्डर्ड एरे है ना। यहाँ पर एक और वर्ड और ऐड कर लो, यहाँ पर एक और वर्ड, वो क्या है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड होनी चाहिए चीजें, है ना, ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग। ऑर्डर्ड मतलब जिनका ऑर्डर पास हो चुका हो, जहां भी ऑर्डर्ड मतलब आ जाए कि वहां पर क्या है, एक डेफिनेट बात करी जाएगी, डेफिनेट पैटर्न होगा। तो ऑर्डर्ड होनी चाहिए इस तरीके से कि यहाँ पर रोज में कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, और आपके क्या है, रोज और कॉलम्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें। ऐसे ही फंक्शंस के साथ हो सकता है। अब देखो मैट्रिक्स तब तक मैट्रिक्स है जब तक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये ध्यान देना। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो वो एक मैट्रिक्स नहीं होगी फिर, ठीक है। तो मैट्रिक्स होने की कंडीशन ये है कि आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा होना चाहिए इस एरे पर, है ना। अब मैट्रिक्स चलो थोड़ी समझ में आ गई कि क्या होती है, इस तरीके से लिखी होंगी चीजें। अब ये किसी भी तरीके से लिखी हो सकती है। मान लो यहाँ पर तो 3 into 3 मतलब यहाँ पर तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, है ना। 3 into 3 वाली बात अभी करूंगा, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये 3 into 3 बोल के छोड़ नहीं देना, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे, वो भी बताएंगे। तो अभी क्या है, अभी ये समझो कि ये और भी तरीके से लिखी हो सकती है, जैसे कि कैसे, जैसे कि सपोज 1 2 3 4 5 6। एक मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स ही है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स और 3 रोज हैं, ठीक है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स आपकी सिंपल ऐसे भी लिखी हो सकती है, मान लो ऐसे सिर्फ 15 लिख दिया, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, एक ही कॉलम है और एक ही रो है। अगर देखोगे तो ऐसे जाओगे तो एक कॉलम है, वर्टिकली देखोगे तो कॉलम है, हॉरिजॉन्टली देखोगे तो रो है। तो एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो ये हमारी क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स हो सकती है, एक एलिमेंट की भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो इन टाइप्स को कैसे डिस्क्राइब करा जाए कि भाई कौन सी किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो हम किस टाइप से डिस्क्राइब कर देते हैं भाई, कि हम बोल देते हैं कि इनका एक ऑर्डर ले लो। क्या ले लो, ऑर्डर। ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, कि उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। ऑर्डर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, m into n से। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि अगर आप में इस वाली मैट्रिक्स को देखोगे तो इसमें कितनी रोज हैं भाई, फर्स्ट रो ये रही, सेकंड रो ये रही, थर्ड रो ये रही। कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 3 into 3। और इसको दिखाते भी ऐसे ही है, ठीक है। मैट्रिक्स लिखी रहेगी, मैट्रिक्स के कोने में ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसका कितने की ऑर्डर की है, 3 into 3 की है। ऐसे ही इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3 ही होगा। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स, तो रोज पहले आएंगी, कॉलम्स बाद में आएंगे, है ना। रोज इनटू कॉलम्स होगा, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो 3 into 2 इसका ऑर्डर हो गया। और ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो सिंपल सी बात है, ये 1 into 1 की मैट्रिक्स है ना। क्लियर हो गया ना, यहां तक का तो क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, मैट्रिक्स को देखो दिखाते कैसे हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। और कैसे दिखा देते हैं, ए और ब्रैकेट में इसका ऑर्डर लिखना है तो नीचे लिख दो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए 3 into 3। अच्छा, अब ए मैट्रिक्स जो है, अब मैंने देखो क्या करा कि मैंने एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन डिफाइन कर दी और उसके थ्रू मैंने बोला कि आप इसके थ्रू इसके एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होगी, इसको चलो देखते हैं। फटाफट से मैं इसको रब करता हूं। इतना आपको ऑर्डर वाली बात ध्यान रख लेना कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है आपका m into n। फटाफट से मैं इसको रब करता हूं और फिर आगे की बात करते हैं, समझते हैं कि आगे क्या है इस टॉपिक में, है ना।
अब देखो मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर रूल भी डिफाइन करा जाता है कि इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स बनाओ। जैसे कि मैंने बोल दिया, सबसे पहली चीज तो एक ये समझ लो कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके जो एलिमेंट होंगे ना, मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जो रोज और कॉलम्स में लिखे रहते हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जे से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए आई जे, बड़ा सा लिख देते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए, ए आई जे, ठीक है, ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे किसको? एलिमेंट्स को। किसको? एलिमेंट्स, है ना, ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो अभी क्या है, मान लो यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गई मैट्रिक्स, है ना। बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स बनानी है तो फटाफट ऐसे बना सकते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को कैसे दिखाएंगे? देखो मैं अभी बताना चाहूं कि मेरे को देखो बी वाला एलिमेंट देखना है ना, इस बी वाले एलिमेंट पर मुझे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? आप कहोगे सर एक काम करो कि आप पहले तो सेकंड रो में जाओ और सेकंड रो से दूसरे कॉलम में पहुंच जाना, यही तो बोलोगे। कैसे पहुंचेंगे बी पे? भाई सेकंड रो पे आना पड़ेगा पहले और सेकंड रो में फिर दूसरे कॉलम पे आना पड़ेगा, तो इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, ठीक है, क्या है इसकी? एक पर्टिकुलर पोजीशन है। वो पोजीशन ही डिफाइन करते हैं किससे? एलिमेंट्स के, इसके नाम से। अब ए आई जे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो आई होता है, जो आई होता है, ये होता है नंबर ऑफ रोज या रो नंबर होता है, इसको ऐसे समझ लो। रो नंबर ऑफ रोज नहीं होता, नंबर ऑफ रोज में तो आप कहोगे कि इसमें 3 रोज है तो यहाँ 3 ही हो जाएगा फिक्स, ऐसा नहीं है। ये रो का नंबर होता है, रो नंबर, और जे जो होता है ये होता है कॉलम नंबर, ठीक है, रो नंबर और कॉलम नंबर। अब देखो जैसे मैंने बोला A23, ठीक है, मैंने क्या बोला? A23। अब A23 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यही तो मतलब है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन से एलिमेंट पर आ गए? सी पर। तो A23 किसके बराबर है? सी के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है? आपके एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है कि आप एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए आई जे, और ए आई जे में जो आई होता है वो होता है रो नंबर, जे जो होता है वो होता है कॉलम नंबर। अब आपका और क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो A23 323 तो हो गया, 23 नहीं, बार बार 23, A31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो में आ गए आप, ये फर्स्ट कॉलम में ही हो, दैट इज आपका हो जाएगा एलिमेंट एक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा A33 बताओ मेरे को क्या होगा? A33 तो 3 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, सिंपल है, Z होगा सर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई बड़े सवाल पूछो, हम 12वीं के बालक हैं, ऐसे नौटंकियां भरे सवाल को तो छोड़ दो हमसे, हमारे लिए इनको तो हम देख लेंगे, ठीक है, नींद में निपटा देंगे ऐसे सवालों को। तो याद रखना भाई, ठीक है, निपटा लेना, इनकी आगे बात नहीं कर रहा, इतना समझ लो कि इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए आई जैसे करते हैं। अब इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं? एक पर्टिकुलर इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं और उसके थ्रू अपनी मैट्रिक्स को बना सकता हूं। तो फटाफट से इसको रब करता हूं और समझाता हूं कि वो काम कैसे हो सकता है ना, वो काम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब देखो कि इक्वेशंस के थ्रू कैसे मैट्रिक्स को बनाया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो तो अब देखते हैं कि देखो इक्वेशन के थ्रू कैसे बनने वाली है मैट्रिक्स, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखो क्या हो गया, जैसे कि मान लो ए आई जे है आपके पास, है ना, एलिमेंट्स के आपके एलिमेंट्स हैं। अब इक्वेशन किसके लिए बनेगी? एलिमेंट्स के लिए तो बनेगी। इक्वेशन के थ्रू आप किसको पुट करोगे? मैट्रिक्स में क्या आएगा? एलिमेंट ही आएंगे इक्वेशंस के थ्रू। तो इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए एक इक्वेशन बनाई है, ए आई जे इक्वल्स टू, मान लो एक बड़ी प्यारी सी इक्वेशन बना दी कि आई बड़ी छोटी सी जे प्लस आई अपॉन मान लो 2, ठीक है, j प्लस आई अपॉन 2, ये इस तरीके से कर दिया, है ना। या सिर्फ j प्लस आई भी कर सकते हो, हम j प्लस आई अपॉन 2 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ j स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपका मन कर रहा है, मतलब आपका क्या मन कर रहा है, जो भी क्वेश्चन देने वाले का मन कर रहा है, आप तो अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने से रहे, है ना, ये काम आपके बस की बात नहीं, ये छोड़ो। तो क्या है कि ये जो है
आई जे इक्वल टू क्या दे रखा है, जे प्लस आई अपॉन 2, और आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है वो ऐसे दे दिया कि आपकी जो ऑर्डर मैट्रिक्स है वो क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x2 की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैट्रिक्स होगी 3x3 की, और इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें एलिमेंट्स भरने हैं, तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होता है आपका, वो होता है A11। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है A12, क्योंकि पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये A13 हो जाएगा। फिर ये 21, ये A22, ये A23, फिर A31, A32 और A33। अब कुछ नहीं, अगर आपको A11 निकालना है तो क्या करोगे, देखो इसकी मैट्रिक्स के लिए इक्वेशन दी हुई है ना, क्या दी हुई है, A11 निकालने के लिए क्या करोगे, सपोज आपको A11 निकालना है तो क्या करोगे, 1 + 1 Aij, i क्या है 1 है, j क्या है 1 है, A11 बोल दिया ना, मतलब क्या है, i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो Aij क्या हो जाएगा, 1 + 1। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1 + 1 अपॉन 2, पुट कर दो वैल्यूज, कितना इजी है, तो 1 + 1 दैट इज 2 अपॉन 2, तो आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में जाओगे तो क्या है, 1 और 2, A12, तो A12 करोगे, A12 करोगे तो A12 क्या होगा, I की वैल्यू है 1, J की वैल्यू है 2, दैट इज 2 + 1 अपॉन 2, तो 2 + 1 दैट इज 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 आ गया दूसरा एलिमेंट। ठीक है, चाहो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और चाहो तो डेसिमल्स में भी 1.5 लिख देना, कोई इशू नहीं है उसका, वो चिंता मत करो। ठीक है, A33 13 की बात करते हैं, तो 13 क्या होगा, 13 क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, 1 + 3 अपॉन 2, या 3 + 1 कर लो, j प्लस आई है तो 3 + 1 अपॉन 2, तो 3 + 1 होता है 4 अपॉन 2, दैट इज 2, तो ये भी आ गया 2। सिमिलरली आगे के निकालो, 2 + 1 कितना होगा, 3 अपॉन 2, तो ये भी 3 अपॉन 2, 2 + 2 4 अपॉन 2, ये 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 2, तो ये 5 अपॉन 2। आगे आ जाओ, 3 + 1 4 अपॉन 2, तो ये 2, 3 + 2 कितना होगा, 5 अपॉन 2, तो ये 5 अपॉन 2, और ये क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 अपॉन 2, दैट इज 3। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना। इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करते हुए हमने क्या बना दी, अपनी मैट्रिक्स बना दी। अब इस तरीके से भी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास ये है, ये बना दो, लेकिन ये क्वेश्चन यार देखो कितना इजी सा है, ये बोर्ड नहीं देने वाला। बोर्ड इससे जो क्वेश्चंस देता है वो देखो 1 मार्क्स वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, है ना। आगे के जो क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स वाले, इनवर्स निकालने वाले, वो सारे आगे की बातें हैं, लेकिन वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उनको देता है बोर्ड। पर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, कौन से क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब देखो भाई हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हमें वो क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा टैकल करना है जो बोर्ड्स आपसे पूछने वाले हैं आने वाले आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो वो कौन से क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, जो मुश्किल से बनते हैं, तो 1 मार्क्स के हैं, लेकिन वो आपको 100 पहुंचने से रोक सकते हैं, है ना। आपका टारगेट क्या होना चाहिए भाई, कि मैं अभी से स्टडी कर रहा हूं तो मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा। तो 100 आउट ऑफ 100 को रोकने में जो बाधा बनते हैं वो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब होते तो इजी हैं, लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनका पीछे का तरीका नहीं पता कि वो कैसे होने चाहिए, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। चीजें बहुत इजी हैं, बस ये है कि आपको उनकी नॉलेज लेनी है, आपको पता करना है कि वो काम कैसे करने वाली हैं, कैसे उनको हमें यूज करना है और उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है, हो सकता है मान लो वो कहे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से तो अभी की बात नहीं करेंगे, वो तो आगे का टॉपिक है ना, अभी कंसेप्चुअल की बात नहीं आएगी। तो मान लो देखो वो और क्या हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है कि वो कहे आपसे कि आपकी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आपकी जो मैट्रिक्स है उसका उसमें मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं, टोटल मान लो आपके पास है एलिमेंट्स कुछ 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास क्या है 8 एलिमेंट्स हैं, याद रखना क्या है 8 एलिमेंट्स, है ना। और वो पूछे कि कितने टाइप की मैट्रिक्स आप इससे बना सकते हो, कितने तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है मैट्रिक्स के, अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं।
तो आप देखो क्या बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई या तो एक ही रो में मैं 8 एलिमेंट घुसेड़ दूं, है ना, मैं क्या करूं, एक ही रो में 8 एलिमेंट्स को डाल दूं, तो वो क्या हो जाएगी, एक रो और 8 एलिमेंट्स का मतलब है 8 बन जाएंगे कॉलम्स, तो पॉसिबल ऑर्डर हो गया 1 into 8। आप देखो जब भी आपका ऑर्डर करोगे, जब भी आप ऑर्डर के जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारा m into n होता है ना, और जब भी आप इस m into n को सॉल्व करोगे तो m into n को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आप ये देख लो कि आपको बोल दिया आपके पास 8 एलिमेंट हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो आप ये देख लो कितने तरीके से दो चीजों का मल्टीप्लाई करके 8 बन सकता है। तो देखो 1 का 8 से मल्टीप्लाई करो तो भी 8 बन सकता है, या 8 का 1 से करो तो भी 8 बन सकता है। अब 8 1 into 8 और 8 into 1 डिफरेंट है यहां पर। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि देखो 1 into 8 का मतलब यह है कि एक ही रो में 8 एलिमेंट, ठीक है, क्या है, एक ही रो में 8 एलिमेंट, और इसका मतलब यह है कि एक कॉलम में 8 रोज, ठीक है। अगर 1 into 8 है तो ये कुछ ऐसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, है ना। अगर ये वाली बात है तो ये वाली बात कैसे होगी, ये तो ये वाली बात हो गई हमारी 1 into 8 वाली। 8 into 1 वाली बात कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, इस तरीके से भी डाल सकते हो, है ना। तो ये 1 into 8 या 8 into 1, और क्या हो सकता है 2 into 4, भाई 2 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो भी 8 आता है। और क्या हो सकता है 2 into 4 के साथ में, भाई इसका उल्टा 4 into 2, है ना। दो रोज में 4 एलिमेंट्स डाल दो, या 4 रोज बनाओ और हर एक में 2 एलिमेंट डाल दो, ये भी काम हो सकता है। और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, 8 और किसी तरीके से बनाया जा सकता है, 8 का 1 से मल्टीप्लाई करके, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करके, और तो कोई तरीका है नहीं जिससे 8 बन जाए, है ना। और तो कोई दो चीजें है नहीं ऐसी जिनका मल्टीप्लाई, हाँ अब यार ये मत करना, देखो ये मत करना, है ना। आप बोलो कि सर √8 इंटू √8 कर लो, बहुत बढ़िया बात है, √8 इंटू √8 कर लो, आ गया 8, है ना, आ गया 8। यार गमारो वाली बातें मत करो, ठीक है। 8 √8 नहीं हो सकता। एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, नेचुरल नंबर्स में होंगे ना। एलिमेंट या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर मैं √8 को सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 2√2। व्हाट इज 2√2? 2√2 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं भाई, किसी भी चीज में अगर √8 को सॉल्व कर रहे हो, √8 को सॉल्व कर रहे हो, आंसर आ रहा है 2√2, तो कहीं 2√2 एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या, आप बताओ, सोच के बताओ। 2√2 एलिमेंट्स का मतलब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ये काम नहीं हो पाएगा कि आप उसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू या कोई उसमें आप डेसिमल वैल्यू या रूट वैल्यू, इरेशनल नंबर्स नहीं हो पाएंगे। ऑर्डर में जो m into n है, m and n are always natural numbers होंगे, are always natural numbers, ठीक है। m and n क्या होंगे, always natural numbers होंगे, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब ऑर्डर पता चल गया, उससे ऑर्डर से मतलब कैसे उसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पता पड़ गया, है ना। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के हैं। देखो थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, बट इसमें पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड नॉलेज, मैट्रिक्स से रिलेटेड नॉलेज, सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो उसको देख लेना। हालांकि मैंने फटाफट से सारी चीजें समझाने का ट्राई करा है, तो इतना टाइम तो लग जाता है यार समझाने में, है ना। तो देखो ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो फटाफट से आप चाहो तो इन बातों को, चाहो तो नहीं, इन बातों को नोट करो कि ये ऑर्डर क्या है, m and n जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑर्डर किस तरीके से बना सकते हो, है ना। इन बातों को नोट करो और फर्दर मैं जो है इसको रख करके आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं। तो अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं और फटाफट देखते हैं, क्विकली देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 लिखी हुई हैं, कौन कौन सी है भाई, रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का मतलब नाम से समझ लेना, एक रो होगी और इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉलम कैसे, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या है आपकी रो मैट्रिक्स है। एक ही रो है,
लेकिन कॉलम देखो वर्टिकली देखते हैं ना कॉलम, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 और निरे जितने भी होंगे इन्फिनिट तक, तो ये क्या है आपकी एक रो मैट्रिक्स हो गई। सिंपल कॉलम मैट्रिक्स भी सेम यही है, इसमें क्या होगा एक कॉलम होगा, ठीक है, लेकिन आपकी इन्फिनिट नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, ठीक है, कैसे, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 तो इसमें देखो दिख ही रही है रो, 1 2 3 4 5 6, डॉटों को भी रो में ले लो, तो ये क्या है, ये सारी एक रो, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम तो एक ही है लेकिन रोज कितनी है, बहुत सारी है, इन्फिनिट है। तो रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। आगे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो इक्वल होने वाले हैं। एक स्क्वायर का बॉक्स बनेगा, जैसे 3 into 3 ऑर्डर होगा, 2 into 2 ऑर्डर होगा, 5 into 5, 4 into 4, तो वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब कि m is equals to n। अब जहां भी मैं देखो m लिखूंगा वहां पे मैं नंबर ऑफ रोज बताऊंगा, और जहां भी मैं n लिखूंगा वो होगा, उसका मतलब होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो जहां भी m है वो नंबर ऑफ रोज है, जहां भी n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं तो हमारी क्या बन जाएगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि ये मान लो देखो 2 2 3 3, ये हो गई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा 2 into 2, देखो दोनों रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं, सिंपल। इसी तरीके से अभी 3 into 3 की बनाई थी वो भी हो सकती है, तो इस तरीके से हो जाएगी आपकी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगली आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है, डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है कि आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एवरी अदर एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। अच्छा, डायगोनल किसका होता है, स्क्वायर का होता है या रेक्टेंगल का होता है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर जो डायगोनल होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का होगा। तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें कि क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके जो कि आपके क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix with diagonal element, ठीक है। जैसे कि कौन सी हो सकती है, मान लो 1 2 3 और 0 0 0 0 0 0 लाइक दिस, ये एक हो गई। ये क्या है, 3 into 3 की मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे जीरो हैं। तो ये हो गई आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स। फटाफट से इन टाइप को नोट करो और बात करते हैं अपने नेक्स्ट आगे के टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। तो अब देखो फटाफट से बची हुई दो और हैं इसमें, कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब, इसको ध्यान रखना, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहली चीज तो आई से, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और इसका जो ऑर्डर होगा, जैसे कि अगर इसका ऑर्डर है 2 into 2 सपोज, तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स, अच्छा ये वाली मैट्रिक्स बहुत काम की है, इसको ध्यान से याद में रखना हमेशा, है ना, इजी है और याद में रखना इसको, आइडेंटिटी क्या होने वाली। इसमें सारे एलिमेंट्स देखो इस तरीके से होंगे 1 0 0 1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो वो मैट्रिक्स जो हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है with all diagonal elements equal to 1, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो मान लो मैंने बोला आई, सपोज बोल दिया 3 into 3, तो 3 into 3 में देखो कैसे बनेगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई जिसमें कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है और बाकी अदर एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो ये भी आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी खत्म होती है और लास्ट आती है जीरो मैट्रिक्स, जिसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है भाई। जीरो मैट्रिक्स तो सिंपल है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे।
ठीक है, अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो क्या है, अपनी जीरो मैट्रिक्स है ना, नाम से पता पड़ रहा है जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे 0 0 0 0, ये हो गई जीरो मैट्रिक्स, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतने टाइप की मैट्रिक्स थी, आपको पढ़नी थी, फटाफट बता दी, क्योंकि यार देखो इतना काम नहीं आने वाली, ये वाली कुछ काम आएगी, और कभी भी टाइप नहीं पूछा जाता है कि कौन से टाइप की मैट्रिक है ये, लेकिन पता होनी चाहिए, है ना, वो अपना काम है, पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए पूरी। तो ये हो गई हमारी 6 टाइप की मैट्रिसेस। अगर और कोई आती है, वैसे तो आपके सिलेबस में और कोई नहीं है, बट इन केस और कोई बनती है तो फिर हम देखेंगे उसको, है ना, बता देंगे उस टाइम पर कौन सी है, जब पढ़ाते पढ़ाते आएंगे उस टॉपिक पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बात करते हैं किसकी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, इसकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट टाइप्स, नहीं इक्वलिटी, किसकी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है, क्या करना है, दो मैट्रिक्स को बराबर करना है एक दूसरे के। देखो कैसे हो सकता है, अब इसके दो तरीके हैं, दो कंडीशंस हैं, एक्चुअली दो तरीके नहीं है, दो कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तो ही आपकी दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सबसे पहली कंडीशन है ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, मस्ट बी सेम। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फॉलो हो रही हैं तो आपकी मैट्रिक्स कैसी होंगी भाई, इक्वल हो जाएंगी। अब देखो कैसे होने वाला है, जैसे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6, अब मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स लिखी यहां पर। अब पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3 का ऑर्डर है, इसका क्या है, 2 into 3 का ऑर्डर है, तो इसका भी ऑर्डर 2 into 3 का ही होगा, है ना, ध्यान रखना, क्या होगा, 2 into 3 का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहो चलो 2 into 3 है तो 3 into 2 भी नहीं हो सकता ना। ठीक है, ध्यान रखना, 2 into 3 है, दैट मीन्स कि 2 into 3 ही होगा, 3 into 2 या अदरवाइज कुछ और सोचो तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस चीज से आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। अगर यहां 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं ना, तो यहां भी ऑर्डर इसी ऑर्डर में और इसी तरीके से लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6। हर एक एलिमेंट 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के, 5 5 के और 6 6 के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखोगे तो सभी एलिमेंट्स, सभी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं, वैल्यू ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलो इसको, क्या बोलो, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ा गुचड़ पिचड़ हो गया, देख लेना उसको यार, समझ लेना, थोड़े से तो होशियार हो तुम लोग। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। कोरोस्पॉन्डिंग, कोरोस्पॉन्डिंग मतलब 1 के कोरोस्पॉन्ड इधर कौन सा होगा, मतलब अगर यार ये A11 है ना, तो A11 को कोरोस्पॉन्ड इस मैट्रिक्स में कौन करेगा, A11 ही करेगा, वो नॉर्मल सी बात है। इसका पहला एलिमेंट तो इसका भी पहला, इसमें पहली रो का दूसरा तो इसमें पहली रो का दूसरा। ठीक है, तो कोरोस्पॉन्डिंग, इसके कोरोस्पॉन्डिंग कौन सा, ये है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये है। तो वैल्यू ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। एक दूसरे के जो कोरोस्पॉन्डिंग में एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉर मैट्रिक्स टू बी इक्वल। पहली क्या, ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी क्या कि आपका वैल्यू ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होती हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्या होगा, मैट्रिक्स कैसी हो जाएंगी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। फर्दर आगे बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे, इतना काफी है आप लोगों के लिए आज के लिए। ठीक है, तो फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। कब, जब ऑर्डर मस्ट बी सेम और वैल्यू ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। अच्छा, कुछ आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने डिटरमिनेंट्स भी पढ़ रखे होंगे, हमारे आगे आने वाला टॉपिक, उसमें ये इक्वलिटी का मतलब चेंज होता है थोड़ा सा,
ठीक है, तो अभी उस चीज को मत कनेक्ट कर लेना, यहां से मैट्रिक्स अलग है, डिटरमिनेंट अलग है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या है, और मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम और वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, है ना, ये चीज ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं, फर्दर मैं इसको रब करता हूं और आप इस बात को क्या कर लो, बिल्कुल दिमाग में नोट कर लो, अपने कॉपीज में नोट कर लो, नोट्स बना लो। चलो तो फटाफट से इस एग्जांपल को देखो, है ना, फटाफट से खत्म करते हैं। देखो क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, बोला है कि आप फाइंड करो, फाइंड ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, ए बी सी और एक्स वाई जेड इसमें सब में दिख रहा है भाई, एक्स वाई जेड ए बी और सी आ गई होगा ऐसे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है ए बी सी एक्स वाई जेड की, और मैट्रिक्स क्या है आपकी, इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैंने बताया ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो देखो ऑर्डर इक्वल है क्या, 3 3 3 3 इंटू 3 की है, 3 3 3 3 इंटू 3 की है, ऑर्डर इक्वल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी आओ, वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, तो वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। देखो x प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3, तो x की वैल्यू आ गई। दूसरा z प्लस 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6, तो z प्लस 4 इक्वल टू 6, दैट इज z इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू 2, है ना। दूसरा 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2, क्या होगा, 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2, फटाफट से करो। देखो 2y को इधर ले आओ तो 3y हो गया, 3y में से 2y गए, बचा y, ये 2 उधर चला गया, तो देखो इसको ऐसे लिख लो, 3y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2y, दैट इज y, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5, ठीक है, ये आ गया y की वैल्यू। तो हमारे पास x की आ गई, z की आ गई, y की आ गई, बची कौन सी, a b c, तो उनको देखते हैं। देखो a -1, देखो -6 बराबर है, ठीक है, चल रहा है, सही है। a -1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -3, तो a -1 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3 प्लस 1 दैट इज -2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। आ जाओ आगे देखो, 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, तो 0 इक्वल टू 2c प्लस 2 कर लो, तो ये 2 उधर जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, चेक कर लो भैया, सही है कि नहीं है ना, बता दे चलना, कहीं गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ b -3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2b प्लस 4, चलो इसको देखो, तो b -3 क्या है, देखो b -3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, तो b -3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, b उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 2 - b, दैट इज b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7, ठीक है, ये b की आ गई, तो a की भी आ गई, c की भी आ गई, b की भी आ गई, a b c सबकी आ गई। अब देखो भाई, हमने आज बहुत सारी बातें करी मैट्रिक्स के बारे में, सारी चीजें हम लोगों ने समझी कि मैट्रिक्स आखिर है क्या, यूज कहाँ है, कैसे एक ये पावरफुल टूल है ना, एक बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर मैथमेटिक्स, है ना। अब देखो मिलते हैं फिर, अब ये तो सारी चीजें हो गई, अब हमारे चैनल को भाई देखो लाइक करो, शेयर करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।